तो बच्चों अपना पहला क्वेश्चन है कि अगर एक डाई को हम 4 टाइम्स रोल करते हैं और उसके नंबर्स को लिस्ट कर लेते हैं, तो पूछता है क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट थ्रोज सच दैट द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग इन द लिस्ट इज नॉट 4। मतलब हम 4 नंबर्स की लिस्ट बना रहे हैं, 4 नंबर्स की लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर 4 नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमें उल्टा सोचना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। क्या सोचना है कि सबसे बड़ा नंबर 4 हो जाए तो फिर कैसे करेंगे। तो अगर सबसे बड़ा नंबर 4 होता है तो वो कौन से केसेस से बन सकता है कि डाई के फेस पे 4 नंबर्स आ जाए, 1 2 3 4, ये 4 पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं। और इन 4 नंबर्स का 4 प्लेसेस पे अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, 4 टू द पावर 4 केसेस में हो सकता है। बट जो ये मैंने 4 नंबर्स के अरेंजमेंट 4 प्लेसेस पे किए जिसमें रिपीटेशन अलाउड है, उसमें एक केस वो भी आ गया कि जिसमें सिर्फ फर्स्ट हो सकता है चारों प्लेसेस पे 1 आ जाए, हो सकता है चारों प्लेसेस पे 2 आ जाए, हो सकता है चारों प्लेसेस पे 3 आ जाए। तो मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा चाहिए, 4 चाहिए। तो मैंने इसमें से जो इन 3 नंबर्स के थ्रू कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, अरेंजमेंट बन सकते हैं, उनको सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये पॉसिबिलिटी आई 3 टू द पावर 4। अब अल्टीमेटली जब आप क्वेश्चन को देखोगे आगे, उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग इन द लिस्ट इज नॉट 4, और मैं क्वेश्चन को उल्टा सोचते हुए चल रहा हूं, बोल रहा हूं कि लार्जेस्ट नंबर इज 4, तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, वो इतने हो सकते हैं। सो बच्चों हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स देखते हैं। टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास कितने होंगे, तो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास होंगे, टोटल अरेंजमेंट्स दे आर इक्वल टू 6 टू द पावर 4, क्योंकि एक डाई के फेस पे 6 पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं। अब जो 6 टू द पावर 4 नंबर्स है, अगर उनमें से मैं लार्जेस्ट अपीयरिंग नंबर 4 वाले केसेस को हटा दूं, तो मेरे पास ऐसी लिस्ट मिल जाएगी जिस लिस्ट में ऐसे नंबर्स लाई करते हैं जिनमें लार्जेस्ट नंबर अपीयर 4 नहीं हो सकता है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, और आई थिंक सिंगल लाइनर क्वेश्चन है अगर आप इस वे में अप्रोच करते हैं। ओके बच्चों, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे फिर से दिख रहा है। इसमें बोलता है कि वी हैव n पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइव पॉजिटिव इंटीजर्स n1 to n5, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए, और कंडीशन रेस्ट्रिक्शन आपको देता है कि नंबर्स का सम 20 आना है। I mean we have this thing, n1 is less than by n2 is less than by n3 is less than by n4 is less than by n5, and this is less than by n6, with the condition that their sum is 20। ये चीज आपको दी गई। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। कई सारे बच्चों के दिमाग में आता होगा कि सर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है और हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक टेक्निक पढ़ी थी, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बट बच्चों अगर आपको याद हो तो वहां पे इस टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, तो ये क्वेश्चन वहां का तो नहीं है। और इस क्वेश्चन को अगर कोई 9th-10th का बच्चा है तो वो भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, आपको सिर्फ अरेंजमेंट ढूंढने हैं। तो अगर आप लेमैन होके क्वेश्चन को सॉल्व करते तो तब भी सॉल्व कर सकते थे। मैं एक तरीका आपको बताता हूं। मैंने सिर्फ इन सारे नंबर्स को पुट कर दिया, आई थिंक 5 नंबर्स थे, नॉट 6। तो मैंने नंबर्स को रख दिया और इनकी पोजीशन रखनी शुरू की कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे रखे, 1 2 3 4, एक छोटा सा केस ले लिया, इन सबका सम 10 हो रहा है, तो अगले आने वाली पॉसिबिलिटी 10 होगी। और क्या कर सकता हूं, 1 2 3, इसको बढ़ा देता हूं, तो यहां पे 9 पॉसिबिलिटी हो गई। और क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 2 3, यहां पे 6 कर दिया और यहां पे मेरे पास 8 हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 3, भाई अगर यहां 7 करूंगा तो यहां भी 7 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। अभी तक मेरे पास सिर्फ ये 3 पॉसिबल केसेस आए, राइट। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, 3 की पोजीशन चेंज करके सपोज 4 कर दिया जाए, तो 1 2 4। और क्या पॉसिबिलिटी, यहां पे अगर 5 रखते तो यहां पे जो पॉसिबल वैल्यू आएगी वो आपकी 8 आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहां पे 1 2 4 6 करता हूं तो यहां पे ऑब्वियसली 7 आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी भी हमारी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, चलिए ये 2 केसेस भी पॉसिबल हो गए।
अब मैं और आगे बढ़ता हूं। अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पे 1 ही रखा और एक काम कर लिया, यहां पे 2 रख दिया, और क्या पॉसिबिलिटी, यहां पे 5 कर दिया, तो और यहां 6 कर दिया, तो यहां पे सिर्फ मेरे पास 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो कि पॉसिबल फिर से नहीं है। बोले क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि 2 नंबर तो सेम हो नहीं सकते, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर से मैंने पॉसिबिलिटीज देखनी शुरू की। यहां पे 2 की जगह पे 3 कर दिया, तो यहां पे 4 आ सकता है, यहां 5 आ सकता है। अब इन सब नंबर्स का सम देख लो, तो ये आ गया 9 + 3, दिस इज 12 एंड 1 13। तो ये पॉसिबल नंबर मेरे पास 7 हो गया, जो कि पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1 3 एंड सपोज मैं इसे 5 कर दूं, या इसे 4 कर दूं, इसे 6 कर दूं, लेकिन यहां फिर से 6 हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो अभी तक मुझे टोटल 6 पॉसिबिलिटीज मिल चुकी हैं। और क्या मैं सोच सकता हूं? और भी बहुत इजीली सोचा जा सकता है बच्चों, कि अगर सपोज यहाँ 1 कर दिया जाए, यहाँ 4 कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली 4 से बड़ा 5 हो सकता है, फिर यहाँ 6 हो सकता है। लेकिन इन नंबर्स का सम करूं तो 5 और 6 11 और 4 15 और 1 16, यहाँ पॉसिबिलिटी 4 की आई, जो कि हो नहीं सकता, छोटा नंबर तो रख ही नहीं सकते। चलिए, तो हमने फर्स्ट प्लेस पे सारे नंबर्स रख के देख लिए, यहाँ पे 4 नहीं आ सकता। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट प्लेस के नंबर को बढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 रख लिया, तो 2 3 4 5, इन सब का सम करें तो कितना मिला? 5 और 5 10 और 4 14। तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी रही अपने पास, तो एक केस ये भी मिल गया। अब मैं अगर 2 की जगह 3 कर दूं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती 2 से स्टार्ट करते हुए। अब 3 से स्टार्ट अगर मैं करूं तो 3 4 5 6, अगर इनका सम करें तो 6 और 5 11 + 4 15 और 3 18, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अब आगे कोई और केस आपके बन नहीं सकते, तो आप जस्ट इन केसेस को काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 and this is 5 and this is 6 and that is 7. So we have total 7 cases. So the total possible distinct arrangement of these 5 members is 7. This is your answer. तो बच्चों इसे भी देख सकते हो कि इसके अंदर हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बहुत इजी सा बेसिक सा कंसेप्ट लगाया, इजीली आप सॉल्यूशन निकाल लो। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोलता है इफ वी वांट टू फॉर्म 6 डिजिट नंबर ABCDEF। अच्छा, जो 6 डिजिट है बच्चों उस नंबर की, वो दी हुई ABCDEF। ठीक है, बोलता है सच दैट ABCDEF आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो जो प्रॉब्लम में गिवन है वो क्या क्या चीजें हमें गिवन है उसे देखते हैं। हमें गिवन है कि A is less than by B is less than by C is less than by D is less than by E is less than by F। ये 6 नंबर्स इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं। डिजिट्स है तो ऑब्वियसली इन सब की वैल्यूज 0 to 9 लाई करेगी। ये कितनी पॉसिबिलिटीज है? 10 पॉसिबिलिटीज है। बट बच्चों इन 10 पॉसिबिलिटीज में से भी कुछ पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है। आपने बोला कौन सी पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है? एक तो पहली बात, ये आपकी 6 डिजिट है, जो सबसे बड़ी डिजिट है, या ये बोल सकते हो सबसे पहले डिजिट है इस नंबर की। तो अगर इस डिजिट को आप 0 करते हो तो आपका नंबर 5 डिजिट का हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ए की जगह पे 0 तो आ ही नहीं सकता। अब अगर 0 ए की जगह नहीं आ सकता तो ए के बाद भी कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी नंबर, जो भी डिजिट आप उठाओगे वो 0 से बड़ी हो, तो इसका मतलब 0 कहीं भी लाई नहीं करना इसके अंदर। तो जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बने डिजिट्स लेने की, वो सिर्फ 1 to 9 बन गई। राइट, ये पॉसिबिलिटी मेरे पास बन गई। अब जो 1 to 9 पॉसिबिलिटी मिली, उनमें से 9 नंबर्स में से मुझे 6 नंबर्स उठाने और उन 6 डिजिट्स में रख देने, 6 प्लेसेस पे रख देने। तो 6 डिजिट्स पिक करने के तरीके क्या होंगे? 9C6। और सपोज वो 9C6 जो आपने 6 उठाए, वो किस तरीके से उठाए? 2 3 4 6 ले लिया, 7 ले लिया और 8 ले लिया। ये आपने 6 नंबर्स उठाए। ये तो ऑलरेडी ऑर्डर में है, तो इनको ऑर्डर पे रखने का तरीका या अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? वो सिर्फ एक तरीके से होगा। सो द नंबर ऑफ वेज
या total possible numbers formed, they are 9c6, and you may easily find this value, that is 9 factorial upon 6 factorial into 3 factorial. So this is 9 into 8 into 7 and that divided by 6, or you may write this is 3 into 2. So this is 3 times and this is 4 times, and we have 84 total number of possible numbers, such numbers जिनकी डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और वो 6 डिजिट नंबर है, राइट? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था और कुछ भी बड़ी कैलकुलेशन हमने नहीं की। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है जिसमें थोड़ा बहुत फंक्शंस का भी यूज हो गया और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज तो हो ही रहा है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, दोनों सेट्स को प्लॉट कर लेता हूँ। फर्स्ट सेट इज ए, सेकंड सेट इज बी। ए सेट के पास जो मेंबर्स हैं दे आर A1, A2, A3, A4, A5, A6, और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि सारे नंबर्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं। I mean A1 is less than by A2, this is less than by A3, this is less than by A4, this is less than by A5 and this is less than by A6। ये आपका पहला सेट A सेट है जो कि मैप हो रहा है B सेट के ऊपर। B सेट के जो मेंबर्स दिए हुए बच्चों वो दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपके पास B सेट दिया हुआ है। अब A सेट से B सेट पे आप मैप कर रहे हो। किस तरीके से मैप कर रहे हो कि f of ai is not equal to I, मतलब f of a1 की बात करता हूं तो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, f of a2 की बात करता हूं तो वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता। इस तरीके से अपन चल रहे हैं। तो जब आप इस टाइप की मैपिंग करोगे तो ये मैपिंग कैसे हो पाएगी? बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन गया। तो हमने कहा कि सपोज A1 1 पे तो मैप नहीं हो सकता, वो 2 पे मैप हो जाए। तो कौन सा केस देखा कि A1 1 पे मैप नहीं हो सकता, सपोज 2 पे मैप हो जाए, या A1 2 पे मैप नहीं हो सकता, सपोज 3 पे मैप हो जाए। ये पॉसिबिलिटी भी हो गई, A1 इज मैप्ड ऑन 3। और क्या पॉसिबिलिटी देख ली बच्चों कि A1 4 पे मैप हो जाए। इसके बाद और पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। आपने बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है कि इसके बाद और पॉसिबिलिटी ना हो? इसलिए बच्चों नहीं हो सकती कि अगर मैं A1 को 4 पे मैप करवा देता हूं तो A2 से लेके A6 तक 5 नंबर्स हैं और 5 से लेके 9 तक भी 5 नंबर्स हैं। तो 5 नंबर्स की इमेज तो 5 चाहिए मुझे, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो अब सिलेक्शन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अगर F1 2 पे मैप होता है तो A2 से लेके A6 तक के नंबर बचे हुए 7 नंबर्स के ऊपर मैप हो सकते हैं। उनमें से एक नंबर को सिलेक्ट करने, 5 नंबर्स को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो गया? 7C5 हो गया, राइट? और एडिशन कर लेते हैं। F1 3 पे मैप हो रहा है तो उसके बाद कितने मेंबर्स मुझे मिलते हैं? 6 मेंबर्स, उनमें से 5 सिलेक्ट कर लिए इमेजेस के लिए। तो कितना तरीका हो गया? 6C5 हो गया। सिमिलरली F1 4 पे मैप हो रहा है, तो जब F1 4 पे मैप हो रहा है तो उसके बाद 5 नंबर्स मेरे पास बचते हैं। तो A2 से लेके A6 तक के बीच के जो 5 नंबर्स हैं उनके इन 5 नंबर पे मैप होने के लिए मुझे इन 5 में से 5 का सिलेक्शन करना है। तो कितने तरीके से होगा? 5C5 तरीके से होगा। एंड दिस इज योर आंसर। नाउ यू मे सिंप्लीफाई दिस। दिस इज 7 into 7 minus 1 that divided by 2, and this plus 6 and this plus 1, and this value is nothing, this is 21, and this plus 6 plus 1, that is 27 plus 1, this is 28. I mean we have total 28 possible increasing, strictly increasing function जिनके लिए कंडीशन क्या होती है? f of ai is not equal to ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट सम ऑफ नंबर्स इज इवन। सम ऑफ नंबर्स इज इवन। क्वेश्चन फिर से इंटरेस्टिंग है। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा सोच लो या आप बहुत कम सोचो। पहले मैं बताता हूँ कि आप जब प्रॉब्लम को देखोगे मेंस और एडवांस के एग्जाम में, तो आपको लगेगा कि इन एग्जाम में तो डिफिकल्ट ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप
क्रिटिकल वे में सोचना शुरू करोगे। क्रिटिकल वे में कैसे सोचना शुरू करोगे? आपने 3 डिजिट्स डिफाइन कर दी, 3 डिजिट नंबर्स के लिए ये 3 प्लेसेस डिफाइन कर दी। अब क्या किया कि इन तीनों प्लेसेस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम इवन आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है? या तो तीनों नंबर्स इवन हो तो भी सम इवन हो जाएगा, या 2 ऑड हो जाए 1 इवन हो जाए तो सम इवन हो जाएगा। इस ऑड ऑड इवन को 3 अलग अलग अरेंजमेंट में लिख सकते हैं, ऑड इवन ऑड और इवन ऑड ऑड। अब इनके अगर अपन बच्चों नंबर ऑफ वेज देखें तो क्या हो सकते हैं कि इवन इवन इवन, अगर इस पॉसिबिलिटी को देखें तो ऑब्वियसली 5 इवन डिजिट्स है, 0, 2, 4, 6 एंड 8, और 5 ऑड डिजिट्स है। वो क्या क्या अपने पास है? 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड डिजिट्स है। अगर इवन फर्स्ट प्लेस पे इवन रखता हूं तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी होंगी, क्योंकि वहां पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारे पास 100 प्लेस है, ये 10th प्लेस है और ये 1st प्लेस है। तो ऑब्वियसली बात है 100 प्लेस पे अगर 0 आ गया तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी मिल गई, नेक्स्ट 5 पॉसिबिलिटी मिल गई, नेक्स्ट 5 पॉसिबिलिटी मिल गई। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, 5 into 5 into 4, फिर यहां देखते हैं दिस इज 5 into, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 4 नहीं 5 पॉसिबिलिटी, क्योंकि 1st प्लेस में तो कुछ भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट आ गया आपके पास 5 into 5 into 5, और लास्ट केस में फिर यहां पे 4 पॉसिबिलिटी, 4 into 5 into 5। तो ये हमारे पास 4 केसेस है। तो और पॉसिबिलिटी, और का मतलब एडिशन। सो जब आप इन सब का एडिशन करते हो तो आपके पास 4 into 5 स्क्वायर हो गया, प्लस 5 क्यूब हो गया, प्लस 5 क्यूब हो गया, प्लस 4 into 5 स्क्वायर हो गया। और इन सब का सम अगर किया जाए बच्चों तो मुझे मिलता है, ये तो मिल गया 100, दिस इज ऑल्सो 100, दिस इज 125, दिस इज 125, 250 एंड 200, दैट इज 450। ये तो तरीका हो गया लॉन्ग तरीका सोचने। अब बोलता है कि आप इजीली कैसे सोच सकते हो, और कुछ स्मॉल तरीका है क्या? एक और स्मॉल तरीका है अल्टरनेट वे, कि बहुत कम दिमाग लगाया होता है तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कितना होगा? वो होगा 999। और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कितना होगा? वो होगा 99। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे वैल्यू मिल गई 900। इतने मेरे पास टोटल नंबर्स हैं। और ये बातें हमें नेचर ने सिखाई हुई है कि 900 नंबर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 900 में से हाफ मतलब 450 नंबर्स ऐसे होंगे जिनके डिजिट्स का सम ऑड होगा, और 450 नंबर्स ऐसे होंगे जिनके डिजिट्स का सम इवन होगा। तो डायरेक्टली आपका आंसर 450 आ जाता है। तो बच्चों ये भी बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन पे आपको टाइम लगेगा, बट जो मैंने पहली अप्रोच बताई वो यूजफुल हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, तो इसलिए वो जानना जरूरी है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ फाइंड नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स such that sum of digits is even। ओके, तो हम 6 डिजिट नंबर के लिए 6 प्लेसेस सबसे पहले बना लेते हैं। These are our 6 places, राइट? जो आपके पास अब अच्छा क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन सारी डिजिट्स का सम कितना आना चाहिए? इवन आना चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे आसान सा काम क्या सोचा कि हम पहले वाली 5 डिजिट को फिलअप कर देते हैं, उनका सम जैसा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि उनका सम या तो ऑड आएगा या इवन आएगा। अगर उनका सम ऑड आता है तो इस प्लेस पे हम लोग ऑड नंबर रख देंगे, जिससे दोनों का सम कितना आ जाए? इवन आ जाए। और अगर इन सारे नंबर्स का सम इवन आता है तो इस प्लेस में हम इवन नंबर रख देंगे, जिससे इनका सम कितना आ जाए? इवन आ जाए। तो आई थिंक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, समझ सकते हो। 6 डिजिट का नंबर है तो पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 9 पॉसिबिलिटी, यहाँ 10 पॉसिबिलिटी, यहाँ 10 पॉसिबिलिटी, यहाँ 10 पॉसिबिलिटी, यहाँ भी 10 पॉसिबिलिटी, और लास्ट पे अगर पहले 5 डिजिट का सम ऑड होता है तो लास्ट पे ऑड नंबर आ सकता है, तो उसके आने की भी 5 पॉसिबिलिटी। और अगर इनका सम इवन आ जाए तो भी लास्ट प्लेस पे इवन ही आ सकता है, तो उसके आने की पॉसिबिलिटी भी 5। तो आप देख सकते हो टोटल पॉसिबल नंबर्स मेरे पास ऐसे कितने मिल रहे हैं? 9 into 10 into 10 into 10 into 10 and this into 5. That means this is 45
एंड 40 दैट इज 4,50,000। ये टोटल नंबर्स मेरे पास में। और अल्टरनेट तरीका जैसे लास्ट क्वेश्चन पे देखा, हमने बोला 6 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, हमने 6 टाइम्स 9 में से सबसे बड़े 6 डिजिट नंबर में से सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर सबट्रैक्ट कर दिया, राइट, वो 5 टाइम्स 9 हो जाएगा। तो मेरे पास 9 लाख नंबर्स बचे हैं। इन 9 लाख नंबर का हाफ नंबर अगर मैं निकालता हूं तो मुझे मिलते हैं 4,50,000 नंबर्स। अब ये 4,50,000 नंबर, मतलब इसमें दो वैरायटी के नंबर होंगे। 4,50,000 नंबर्स ऐसे होंगे जिनके डिजिट्स का सम इवन आ रहा है, और 4,50,000 नंबर ही ऐसे होंगे जिनके डिजिट्स का सम ऑड आ रहा है। तो ये भी बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बोलता है 6 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने 6 डिजिट नंबर्स होंगे जिसमें सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 5। तो सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 5 तो तभी पॉसिबल होगा जिस केस में आपके पास जो लास्ट पॉसिबल डिजिट मिले वो कैसी आ जाए बच्चों, वो मतलब सॉरी, इनका सम कितना आ जाए, या तो 5 आ जाए या 5 से डिविजिबल, मतलब सम 5 से डिविजिबल होना चाहिए। थोड़ा सोचते हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। अप्रोच बच्चों ऐसे करेंगे कि हमने सबसे पहले 6 डिजिट के लिए, 6 डिजिट नंबर के लिए 6 प्लेसेस डिफाइन कर दी। चलिए, तो सबसे पहले तो ये 6 प्लेसेस डिफाइन कर दी, राइट। अब 6 प्लेसेस डिफाइन करने के बाद में हमने पहली 5 प्लेसेस फिलअप कर दी, रेंडमली फिलअप कर दी। मतलब फर्स्ट प्लेस पे 9 पॉसिबिलिटी, सेकंड पे 10, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 10 और फिफ्थ पे 10। अब ये फिलअप करने के बाद आपने दिमाग लगाना शुरू किया कि हो सकता है इन पहली 5 डिजिट का सम कितना आ जाए, मल्टीपल ऑफ 5 आ जाए, या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मल्टीपल ऑफ 5 के +1 आ जाए, मतलब 1 रिमाइंडर दे दे। या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी आ जाए, या तो 2 रिमाइंडर मिल जाए, और क्या होगा 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर मिल जाए, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर मिल जाए। अगर 5 के सम होता है फर्स्ट 5 डिजिट का, तो लास्ट पॉसिबल डिजिट के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, 0 और 5 के। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर सम 5 के +1 की फॉर्म में होता है तो यहां पे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 4 लिख सकता हूं या 6 लिख सकता हूं, सॉरी 9 लिख सकता हूं। आई थिंक मेरी बात सबको क्लियर हो रही होगी। और क्या हो सकता है बच्चों कि 3 और 8 हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, दिस इज 2 और 7 हो सकता है। और बच्चों क्या हो सकता है, और पॉसिबिलिटी आ सकती है कि यहां पे 1 हो जाए और 6 हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज मेरे पास बन रही है, जिससे इनका सम कितना आ जाए, डिविजिबल बाय 5 आ जाए। तो कितना आसान तरीका, आपने देखा इन सारे केसेस पे कितने 2 पॉसिबल वेज बन पा रहे हैं। तो इस पोजीशन पे जस्ट मेरे पास 2 पॉसिबल वेज होंगे। सो टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने हो जाएंगे, सो टोटल नंबर्स दे आर इक्वल टू 9 into 10 into 10 into 10 into 10 and this into 2, and your answer is 1,80,000। अब फिर से वही पुरानी कहानी यहां पे भी लग गई। डिविजिबल बाय 5 नंबर्स मुझे चाहिए, टोटल 9 लाख नंबर होते हैं 6 डिजिट के। ऐसे नंबर्स जो 5 से डिविजिबल हो वो कैसे होंगे, वो कितने होंगे, इसको पूरे को 1/5 देख लेते हैं। जो इसका 1/5 वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बच्चों, एंड दैट वैल्यू इज नथिंग, दिस इज 1,80,000। तो भी सेम आंसर आपका आना चाहिए। तो ये भी बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन था। अप्रोच आई थिंक सबको समझ में आ रही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ वी सिलेक्ट 2 इंटीजर्स फ्रॉम सेट S इज इक्वल टू दिस, इसमें 12 इंटीजर्स दिए हुए, 1 से लेके 12, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज सच दैट देयर सम इज डिविजिबल बाय 3। फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे सोचे प्रॉब्लम को सोचने के लिए करना क्या होगा बच्चों कि हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने सेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने S सेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। क्यों सोच रहे हैं इस तरीके से, इस बात को
बहुत गौर से समझने की जरूरत है। हमने देखा कि सम कैसा होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने एक काम किया बच्चों कि इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 2 इंटीजर उठाने हैं बिकॉज एक तो 3k प्लस 1, एक लिख लिया 3k प्लस 2 और एक लिख लिया 3k। आई मीन द नंबर्स जो कि 3 से डिविजिबल है, जो नंबर्स 3 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देते हैं और जो नंबर्स 3 से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर देते हैं। तो ये 3 केसेस या 3 ग्रुपिंग मैंने कर ली। पहले ग्रुप में मेरे पास 1 आ गया, दूसरे ग्रुप में 2 आ गया, तीसरे ग्रुप में 3 आ गया। सिमिलरली 4, 5, 6, दैट इज 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब अगर मैं दोनों के दोनों नंबर्स लास्ट ग्रुप से उठा लूं तो ऑब्वियसली उनका सम 3 से डिविजिबल होगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पास 4c2 यहां से मिल गई। और क्या हो सकता है कि मैं इस पहले सेट से एक नंबर उठा लूं और दूसरे सेट से एक नंबर उठा लूं। इन दोनों का सम अगर मैं करता हूं 3k प्लस 1 प्लस 3k प्लस 2 तो मुझे 3k प्लस 3 मिल जाता है। ऑब्वियसली दिस इज मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या तरीका किया कि इन 4 नंबर में से एक नंबर का सिलेक्शन इनटू इन 4 नंबर में से एक नंबर का सिलेक्शन और दिस अनदर केस। तो क्या हो गया आंसर, दिस प्लस दिस, दैट इज आवर आंसर इज 4c1 into 4c1 and this plus 4c2 and that value is nothing, this is 4 into 4 and this plus 4 into 3 that divided by 2 and this is 6. So this is 16 plus 6 and your answer is equal to 22. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉल्व करने का तरीका सबको क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन जस्ट लाइक एज द लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने नंबर्स बढ़ा दिए सेट के अंदर। तो आप देख सकते हो एस सेट में 100 नंबर्स है, 100 इंटीजर्स है, उनमें से कोई 2 इंटीजर्स सेलेक्ट करने हैं। आपको ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिनमें इनका सम 5 से डिविजिबल हो जाए। तो क्वेश्चन फिर से बहुत इजी बन जाता है। सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच क्या लेंगे, आप समझना। तो हमने क्या किया, फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह एस को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, या तो नंबर 5 से डिविजिबल हो, या नंबर 5 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर देते हो, या 5 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर देते हो, या 5 से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर देते हो, और एक पॉसिबिलिटी लास्ट बनती 5 से डिवाइड होने के बाद 4 रिमाइंडर देते हो। ये टोटल 100 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली 5k टाइप के 20 नंबर्स होंगे। ये भी 100 नंबर में से 1 रिमाइंडर देने वाले भी 20 नंबर्स होंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे तो यहाँ भी 20 पॉसिबिलिटी, यहाँ भी 20 पॉसिबिलिटी और यहाँ भी 20 पॉसिबिलिटी। अब आप गौर से देखना कि दोनों के दोनों नंबर्स अगर मैं इस सेट से उठा लूं, 5k से उठा लूं, तो 20c2 एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पास ये होगी क्योंकि दोनों का सम डिविजिबल बाय 5 होगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि एक नंबर मैं इस सेट से उठा लूं। आपको मैं रिप्रेजेंट करवाता हूं, एक सेट में इस नंबर से, एक नंबर इस सेट से उठा लूं और एक नंबर इस सेट से उठा लूं। तो 3 और 2 5, तो ये भी 5 का मल्टीपल बन रहा है, तो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। तो यहां से एक नंबर उठाने के तरीके 20c1 और यहां से एक नंबर उठाने का तरीका 20c1। तो दिस इनटू दिस, ये कलेक्शन अगर हम लोग कर लें। अगली पॉसिबिलिटी मैंने और देखी, वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती कि मैं इस सेट से एक नंबर उठा लूं और इस सेट से एक नंबर उठा लूं। तो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, आई मीन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। 5k प्लस 1 प्लस 5k प्लस 4 बोलता हूं तो 5k प्लस 5 हो जाता है एंड दैट वैल्यू इज डिविजिबल बाय 5। तो यहां सिलेक्शन के 20c1 तरीके, यहां से भी सिलेक्शन के 20c1 तरीके। सो 20c1 इंटू 20c1, ये भी एक पॉसिबिलिटी अपने पास बन गई। सो टोटल पॉसिबल वेज टू फाइंड सच नंबर्स वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके पास 20c2 प्लस 20c1 into 20c1 plus 20c1 into 20c1 and now you may simplify this, बहुत easily define कर सकते हैं। 20 into 19 this divided by 2 plus this is 20 into 20, this is 400 and that is also 400 and this value can be written as
10, 190 और this is 800. That is our answer is 990. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था और अप्रोच आई थिंक सबको समझ में आएगी। तो मैं अधिकतर क्वेश्चन पे नंबर थ्योरी का, बेसिक नंबर थ्योरी का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, जिसको हम मैक्सिमम केसेस पे इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो आप जब भी पीएनसी का क्वेश्चन देखो तो एक बार दिमाग में अप्रोच नंबर थ्योरी का भी आना चाहिए फॉर दीज सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम में अप्रोच क्या हो रही है? इसने बोला ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी such that omega to the power r1 plus r2 omega to the power r2 plus omega to the power r3 is equal to 0, where these numbers r1 r2 r3 they are obtained by rolling a dice. I mean r1 r2 r3 they can have the possible values 1 2 3 4 5 and 6, क्योंकि डाई के फेस में ये 6 नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें? Omega is a cube root of unity, so it satisfies the condition that 1 plus omega squared, this is equal to 0 and omega cube is equal to 1. और हमने ये बात भी पढ़ी थी कि the sum of 3 consecutive powers, I mean this omega to the power 3k मैं लिख दूं प्लस omega to the power 3k plus 1 लिख दूं प्लस ओमेगा टू द पावर 3k प्लस 2 लिख दूं तो भी सम कितना आता है? 0। तो जो r1 r2 r3 की पॉसिबिलिटी है, उनकी 3 पॉसिबिलिटीज मैं डिफाइन कर रहा हूं जिससे सम कितना आ जाए? 0। वो क्या पॉसिबिलिटीज डिफाइन कर रहा हूं? इन सब के पास में 3k प्लस 1 3k प्लस 2 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इनके अरेंजमेंट कैसे करें बच्चों? तो हमारे पास हमने जो सेट दिया हुआ था 1 से लेके 6 नंबर्स का, उसको फिर से ग्रुपिंग कर ली। तो ग्रुपिंग जब करोगे तो 3 ग्रुपिंग हो गई, 3k प्लस 1 3k प्लस 2। तो जो 3k ग्रुप है उस ग्रुप में मेंबर्स आपके पास आ चुके हैं। कौन कौन से आ चुके? 3 and 6। यहां पे क्या आ चुके? 3k प्लस 1 के लिए दिस इज 1 एंड दैट इज 4। अगले सेट में क्या नंबर्स आ चुके? दिस इज 2 एंड दैट इज 5। तो कुछ नहीं कर रहा है, 3k टाइप का एक r1 या r2 या r3 हो सकता है। तो इसमें से एक मेंबर उठा लेते हैं, कितने तरीके से? 2c1 तरीके से। यहां से भी एक मेंबर उठा लिया 2c1 तरीके से, यहां से भी एक मेंबर उठा लिया 2c1 तरीके से। तो ये तो तरीके हो चुके हैं r1 r2 r3 को पिक करने के। अब उनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है, मतलब वहां पे अरेंजमेंट लगेगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने होंगे? 2c1 into 2c1 into 2c1 and this into 3 factorial। 3 factorial, these are arrangement of these numbers। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे फर्स्ट प्लेस में मैं 3 पुट करता हूं, सेकंड प्लेस में 1, थर्ड प्लेस में 2, तो ये ओमेगा क्यूब, ओमेगा टू द पावर 1 और ओमेगा टू द पावर 2। तो ऑब्वियसली कितना मुझे मिल गया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो अल्टीमेटली वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। तो मैं क्वेश्चन को इस अप्रोच से लेते हुए चल रहा हूं एंड दिस इज योर आंसर। तो इसको निकाल लेते हैं। दिस इज 2 into 2 4 into 2 दैट इज 8 and this is 8 into 6 and your answer is nothing, this is 48। so this is again a very easy and interesting question। okay बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें RST प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं और इसके अलावा बोलता क्या है क्वेश्चन के अंदर? ये 3 तो प्राइम नंबर है, P and Q they are positive integers such that their LCM is equal to R square T to the power 4 S square। तो बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स P and Q। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस में पूछा हुआ है और हम बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी काउंटिंग की टेक्निक चलने वाली है। तो P और Q के LCM में R स्क्वायर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, अगर हम ये समझ पाते हैं तो हम रिमेनिंग फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कशन कर पाएंगे। तो हमने देखा कि LCM R स्क्वायर कब कब हो सकता है इन दो नंबर्स के थ्रू। जब आप सपोज पहले नंबर को R स्क्वायर फिक्स कर देते हो तो आपके पास Q के पास 3 पॉसिबिलिटी आती है, R टू द पावर 0, R टू द पावर 1, R टू द पावर 2। सिमिलरली
अगर आप q को r स्क्वायर फिक्स कर देते हो तो आपके पास फिर से दो पॉसिबिलिटी आती हैं, r टू द पावर 0, r टू द पावर 1, r टू द पावर 2। अगर आप इन कॉम्बिनेशंस को देखते हो तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बच्चों हमें मिल रहे हैं और इनमें एक कॉम्बिनेशन सेम हो रहा है, ये वाला और ये वाला। इसका मतलब ये रिपीटेड है, इसे हटाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि टोटल 3 पॉसिबिलिटीज r की पिक होने की थी, r टू द पावर 0, r टू द पावर 1, r टू द पावर 2, बिकॉज r स्क्वायर फैक्टर था। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, वी हैव टोटल 2 into 3 minus 1 ways, that is 5 ways। सिमिलरली अगर अपन बोलते हैं एलसीएम आपके पास में t टू द पावर 4 हो जाए, तो t टू द पावर 4 आने की 5 पॉसिबिलिटीज हो गई, t टू द पावर 0, t टू द पावर 1, t टू द पावर 2, t टू द पावर 3 and t to the power 4। So along with these 5 possibilities, we may write this is 2 into 5 minus 1, that means we have total 9 possibilities। Similarly, that LCM is equal to s square, and if this is 2 into 3 minus 1, this is 5 possibilities। So that LCM r square t to the power 4 into s square of these two numbers is, if or you may say we have total possible ordered pair for which the LCM is r square t to the power 4 and s square। if कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे, आप बोल सकते हो दिस इज 5 into 9 into 5, that is 25 into 9, and we have 2 to 5 total possible ordered pairs। This is your answer। और बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप बहुत इजीली इनके ऊपर गिवन कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, जो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, और ये है सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। कंसेप्ट क्या है कि सपोज इफ वी हैव एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। बहुत सिंपल सा कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूं। इफ वी हैव एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस, total number of selection of no or one or more objects। अब बेटा अगर आपके पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है और कितने ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है, तो 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका होगा, 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका होगा, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के भी एक ही तरीके होंगे। ऐसे अगर अपन चलते हैं तो n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के भी एक ही तरीके होंगे। ये काउंटिंग आपकी कितनी टाइम्स चलेगी, n+1 टाइम्स चलेगी। तो आप इजीली लिख सकते हो वी हैव टोटल n+1 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट no or more objects from this n identical object set, right? So इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग डिवाइजर फाइंड आउट करेंगे किसी गिवन नंबर के। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इफ वी हैव अ नंबर 24, so you may write this number easily in the form of 2 to the power 3 into 3। now आप देख सकते हो बच्चों कि 3 आइडेंटिकल 2s का एक कलेक्शन मुझे मिल रहा है और एक 3 नंबर मुझे यहां पे मिल रहा है। इन नंबर्स में 0 नंबर को पिक करने का एक तरीका, और इन 3 को जैसे मैं पिछले वाले केसेस की बात कर रहा था डायरेक्टली शायद बोल देना चाहिए, 3 नंबर्स में से नो और मोर का सिलेक्शन करने के कितने तरीके आपके पास होंगे, दिस इज 3+1 एंड सिमिलरली फॉर दिस इज 1+1। सो यू मे से this implies we have total 3+1 and this into 1+1, it means 8 divisors। तो आपके पास टोटल 8 डिवाइजर्स होंगे। तो कितना आसान सा कंसेप्ट हो गया, निकालने का तरीका आपके समझ में आ रहा होगा। और इसी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के कंडीशन को या इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज आई से आई हैव अ नंबर लाइक दिस इज कैपिटल N, 2 to the power P, 3 to the power Q, 5 to the power R, और सपोज 7 to the power S। दिस इज सम नंबर। हम हमेशा नंबर को प्राइम फैक्टर्स की पावर्स की फॉर्म में ब्रेक करके लिखेंगे, तो जो काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है।
तो मैंने n नंबर को प्राइम फैक्टर्स की पावर में ब्रेक करके लिख लिया। तो अगर मैं बोलता हूं इस नंबर के टोटल फैक्टर्स कितने मिलेंगे, तो टोटल पॉसिबल फैक्टर्स, तो टोटल फैक्टर्स और यू में से टोटल डिवाइजर्स, तो टोटल डिवाइजर्स आपके पास आएंगे बच्चों p प्लस 1 फॉर दिस 2 टू द पावर p इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 इंटू s प्लस एंड सो ऑन। अगर सपोज नंबर आगे कंटिन्यू होता है, बट मैंने ठीक है 4 डिजिट का नंबर लिया है, तो आप इस तरीके से सोच सकते हो। अब इनमें से टोटल इवन डिवाइजर्स कितने होंगे, अगर अपन इवन डिवाइजर्स की बात करें, अगर इवन डिवाइजर्स की बात करते हैं तो 2 का आना कंपलसरी है, मतलब जो ये +1 मैंने किया था 2 के ना आने वाला केस, उसे मैं हटा दूंगा। तो मेरे पास टोटल इवन डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, p इंटू क्यू प्लस 1, दिस इंटू r प्लस 1, दिस इंटू s प्लस। बच्चों अगली बात आती है टोटल ऑड डिवाइजर्स, कि आपके पास टोटल कितने ऑड डिवाइजर्स होंगे। ये भी बहुत अच्छा सा केस बन चुका है। ऑड डिवाइजर की बात करें तो 2 फैक्टर नहीं आना चाहिए, 3, 5, 7 ये फैक्टर्स आने चाहिए। तो जो पॉसिबिलिटी 2 फैक्टर के आने की थी या 2 के डिवाइजर्स के आने की थी, उस पॉसिबिलिटी को हम इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीजें मिल गई, दिस इज q प्लस 1, दैट इज r प्लस 1, दिस इज s प्लस 1। So these are the total possible divisors, और यही कंसेप्ट हम आगे वाले क्वेश्चंस पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके बच्चों, पिछले कंसेप्ट की तरह डिफाइन करते हैं अगले क्वेश्चन को, और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है एंड दिस इज आप बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस कंसेप्ट। नंबर कितना दिया हुआ है, दैट इज 3 टू द पावर 6। ओके, मैं जस्ट नंबर एक बार लिख लेता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। वी हैव द नंबर कैपिटल N इन द फॉर्म ऑफ 3 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 9 इंटू 7 टू द पावर 11। इसे बोलता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हम 3 की पावर्स क्या बच्चों ले सकते हैं, 3 की पावर्स ले सकते हैं 0, 2, 4 एंड 6। सिमिलरली 5 की पावर्स क्या ले सकते हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8। एंड सिमिलरली 7 की पावर्स क्या ले सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो अगर आप इनको काउंट करते हो, ये आपके पास 4 पॉसिबल केसेस मिल जाते हैं, ये आपके पास 5 पॉसिबल केसेस मिल जाते हैं, और ये आपके पास 6 पॉसिबल केसेस मिल जाते हैं। सो डिवाइजर फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका होता था, डिवाइजर फाइंड आउट करने के लिए तरीका ये होता था कि या तो आपके पास 3 की इवन पावर्स मिले, साथ साथ 5 की इवन पावर्स मिले और 7 की इवन पावर्स मिले, तो हम टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बोलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, वो कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 5 इंटू 6, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 120। तो फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब इस वैरायटी के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक नंबर दिया हुआ है कैपिटल N, जो किस फॉर्म में है, दिस इज 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 8 इंटू 7 टू द पावर 10। आपको इसके डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं जो किस टाइप के हैं, 4m प्लस 1। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 4m प्लस 1 मतलब जिनको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो आपने मान लिया सपोज डिवाइजर्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ 3 टू द पावर p, 5 टू द पावर q एंड 7 टू द पावर r। अब मैंने 4m प्लस 1 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। तो मैंने पहले नंबर को लिख लिया 4 माइनस 1 टू द पावर p, दूसरे नंबर को लिख लिया, मतलब 4 की फॉर्म में लिख रहा हूं, दिस इज 4 प्लस 1 टू द पावर q एंड दैट सेकेंड लास्ट वन इज 8 माइनस 1 टू द पावर r। सो अब आप इनको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने 4 प्लस 1 टू द पावर q लिख लिया एंड नेक्स्ट लिख लिया दिस इनटू 4 माइनस 1 टू द पावर p एंड दिस इनटू 8 माइनस 1 टू द पावर r। अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ये नंबर्स इस फॉर्म में आ जाएंगे, दिस इज 4 इंटू सम मल्टीपल दिस प्लस 1, सेकेंड नंबर आपके पास आ जाएगा 4 इंटू सम मल्टीपल, सपोज आई से दैट मल्टीपल इज m2, दिस प्लस माइनस 1 टू द पावर p एंड लास्ट नंबर मेरे पास मिल जाएगा, दिस इज अगेन 8 मतलब 4 का ही मल्टीपल है, 4 टाइम्स m3, दिस प्लस माइनस 1 टू द पावर q। अब आप देख सकते हो कि जो पहला नंबर है वो तो ऑलरेडी 4m प्लस 1 की फॉर्म में है,
और ये किससे मिल रहा है? 5 टू द पावर q से। 5 की टोटल पावर्स कितनी है बच्चों? 8 पावर्स है। तो कितने केसेस पे आपको ये मिल सकता है? ये मिल सकता है जब आपके पास 9 केसेस हो, क्योंकि 5 टू द पावर 8 सेम पावर्स, मतलब नंबर 8 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो सिलेक्शन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का हो रहा है। तो 9 वेज में ये फैक्टर अपने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, इन दो नंबर्स को देखते हैं। अगर अपन इन दोनों नंबर्स की बात करें तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो क्या क्या हो सकती है? या तो P और R दोनों के दोनों इवन हो, दे आर इवन, और दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों मेरे पास बन सकती है या तो P और R दोनों ऑड हो। अगर P और R दोनों इवन होते हैं तो इस केस में आप देख सकते हो P की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। जो P पावर है वो 3 की पावर है और 3 की मैक्सिमम पावर 7 है, तो इसमें इवन पावर्स अपने पास बन सकती है 0, 2, 4 एंड 6। सिमिलरली R की बात करें, R की मैक्सिमम पावर 10 है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 0, 2, 4, 6, 8 और 10 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ से बच्चों अपने को 4 केसेस मिलते हैं और यहाँ से अपने को टोटल 6 केसेस मिलते हैं। दैट मीन्स वी हैव टोटल 6 into 4, I mean 24 cases to find P and R even powers. Similarly अपन चलते हैं ऑड के केस में। तो यहाँ पे क्या क्या ऑड केसेस पॉसिबल हो सकते हैं? 1, 3, 5 एंड 7। एंड R के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जहाँ पे मैक्सिमम पावर R की वैल्यू क्या मैक्सिमम हो सकती है? 10 हो सकती है। तो वो पॉसिबिलिटी मिल गई 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज आ गई और ये आपके पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी आ गई। इसका मतलब 5 into 4 दैट इज 20 टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास यहाँ पे मिल चुकी है। तो आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन हमारे पास हो रहा है कि हम टोटल फैक्टर्स देखना चाहते थे और कितनी वैल्यूज दे पा रहे हैं। तो हमारे पास टोटल ऐसे पॉसिबल डिवाइजर्स जो कि 4m+1 की फॉर्म में हो वो कितने हो सकते हैं? 9 into that is 24 plus 20 and this is your answer। तो बच्चों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सोचने का तरीका हमने कितने इंटरेस्टिंग वे में देखा आप समझ सकते हो, क्योंकि बाइनोमियल का भी इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रॉब्लम में आपको गिवन क्या किया हुआ है? सबसे पहले हम ये कंडीशंस देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि P एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और P के प्राइम नंबर होने के बाद ये बोलता है कि आपके पास TP एक मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिसके अंदर कुछ ऐसी मैट्रिसेस है जिनकी एंट्रीज ABC A की फॉर्म में है, राइट। और ABC जो है वो बिलोंग करता है सेट 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन P-1 को। मैं इसे नीचे लिख दे रहा हूँ इन दिस फॉर्म बिकॉज यहाँ पे 0 स्किप हो गया था, राइट। अब आपका फर्स्ट पार्ट पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस A if A is symmetric or skew symmetric or both and determinant of A is divisible by P। तो प्रॉब्लम फिर से बहुत आसान हो जाता है। कुछ लोगों को लगता होगा ये मैट्रिसेस का या डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ सच टॉपिक। ये क्वेश्चन आपका फिर से PNC का क्वेश्चन बन जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें बोलता है कि A मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो आपके पास मिलना है वो कितना मिल जाएगा? A² - BC, बट सिमेट्रिसिटी के लिए B और C को इक्वल होना पड़ेगा। सो आई राइट दैट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ A² - B²। और आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो A - B इंटू A+B की फॉर्म में। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो A - B डिवाइजिबल बाई P हो जाए या A+B डिवाइजिबल बाई P हो जाए। अब A - B डिवाइजिबल बाई P कब होगा? जब इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए, मतलब A और B की वैल्यू सेम हो जाए। A और B की वैल्यू सेम हो जाती है तो इनके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? आप देख सकते हो 0 से P-1 P पॉसिबिलिटीज है। तो ये P वेज हो गए इन नंबर्स को पुट अप करने के। अब अगली बात आती है A+B डिवाइजिबल बाई P के हो जाए। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन दोनों नंबर्स का सम कितना हो जाए? P हो जाए। तो अगर सम P होता है तो ये सम P-1 पॉसिबिलिटीज में P हो सकता है। मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं कि पहला नंबर 1 आ जाए, दूसरा P-1 आ जाए, पहला 2 हो जाए, दूसरा P-2 हो जाए, पहला 3 हो जाए, तीसरा
फिर दूसरा p-3 हो जाए एंड सो ऑन, कंटिन्यू करते चलते हैं तो पहला नंबर p-1 हो जाए और दूसरा 1 हो जाए, तो इनका सम कितना आपके पास आ रहा है, p आ रहा है। और ये पॉसिबिलिटी कितने वेज में हो रही है, दिस पॉसिबिलिटी इज इन p-1 वेज। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, वी हैव टोटल सच काइंड ऑफ मैट्रिसेस, so total such kind of matrices equal to p plus p-1 and so your answer is 2p-1। तो इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स पूछे थे, मैं नेक्स्ट पार्ट को अब फिर से डिस्कस करता हूं कि बच्चों चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है फाइंड द नंबर a, number of matrices A if trace of A is not divisible by P but determinant of A is divisible by P। ओके, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रेस देखते हैं तो ट्रेस ऑफ A आपके पास मिल जाता है, दिस इज 2A and that 2A is not divisible by P because A की पॉसिबिलिटी 0 से p-1 तक के बीच की है, so this is not divisible by P if A is not equal to 0। तो मुझे एक इंफॉर्मेशन तो मिल चुकी कि A 0 नहीं हो सकता, बट क्वेश्चन में बोलता है डिटर्मिनेंट ऑफ A is divisible by P। सो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करते हैं तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर माइनस BC। तो a स्क्वायर माइनस BC डिवाइजिबल बाय P होने का मतलब हुआ कि a स्क्वायर माइनस P अपॉन BC माइनस P, दिस वैल्यू शुड बी डिवाइजिबल बाय P। अगर हम a स्क्वायर को P से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर्स मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 तो नहीं मिल सकता बिकॉज a 0 वैल्यू नहीं लेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन p-1। तो ये मेरे पास p-1 पॉसिबल वेज में रिमाइंडर्स मिल सकते हैं। अगली बात बच्चों क्या आती है, दैट BC अपॉन P इज डिवाइजिबल बाय P। अब मैंने पहले वाले से जो p-1 पॉसिबल रिमाइंडर्स देखे, वही अगर रिमाइंडर्स मुझे BC अपॉन P के थ्रू भी मिलते हैं तो इस बात का मतलब हुआ दोनों का डिफरेंस मेरे पास 0 आ जाएगा और टोटल नंबर डिवाइजिबल हो जाएगा किससे, P से। तो ये अप्रोच लेते हुए अपन चल रहे हैं। तो रिमाइंडर इसका p-1 कब हो सकता है, जब B की वैल्यू आप रख सकते हो 1 2 3 एंड सो ऑन p-1, और इन सब वैल्यू के लिए C के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी मुझे मिलती है। ये बहुत इजीली सोचा जा सकता है क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट का रिमाइंडर P से डिवाइड करने पे कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए जो रिमाइंडर a स्क्वायर को P से डिवाइड करने पे आ रहा था। तो यहां पे p-1 वेज हो गए और यहां पे 1 वे हो गया, तो टोटल वेज अपने पास इस वाले कंसेप्ट से भी कितने आ चुके हैं, वो आ चुके p-1 वेज। तो इस बात का मतलब हुआ कि इस टाइप की कितनी टोटल मैट्रिसेस होंगी, तो इस टाइप की टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगी p-1 इंटू p-1 एंड सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू p-1 इट्स होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था, अप्रोच करने का तरीका शायद आप समझे होंगे। ओके बच्चों, चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपसे पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ सच काइंड ऑफ मैट्रिसेस A for which determinant of A is not divisible by P। ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसा क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में पहला आपको करवाया था, नॉट डिवाइजिबल बाय P। तो आपको उल्टा सोचना है, तो आप पहले क्या करोगे, टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस लिख लोगे। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस, और उन टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस में से उन मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, द मैट्रिसेस विच आर डिवाइजिबल बाय P, which are divisible by P। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फिर से। टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस मेरे पास कितनी आ जाएंगी, दे आर इन द फॉर्म ऑफ P टू द पावर 3 बिकॉज A B C तीनों के पास में P पॉसिबिलिटीज है, माइनस टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस जो कि डिवाइजिबल बाय P हो। हम ये दो चीजें सोच सकते हैं कि या तो आपका A नॉन जीरो हो या आपका A जीरो हो। अगर आपका A नॉन जीरो होता है तब तो कोई परेशानी नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि आपने इससे पहले वाले केस में ऑलरेडी A नॉन जीरो के लिए ऐसी मैट्रिसेस फाइंड आउट की थी जो डिवाइजिबल बाय P हो, और वो कितनी हो रही थी, दे आर इन द फॉर्म ऑफ p-1 स्क्वायर। और अगर सपोज बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि
A 0 हो जाए तो आपके पास कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती है? अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ A में A को 0 कर दे तो ये A स्क्वायर माइनस BC डिटर्मिनेंट में A 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट माइनस BC आ गया एंड दैट इज डिवाइजेबल बाय P। कब कब हो सकता है? या तो B 0 हो जाए या C 0 हो जाए या B और C दोनों 0 हो जाए। अगर आपका B 0 हो जाता है तो C के आने की P-1 पॉसिबिलिटीज है और अगर आपका C 0 हो जाता है तो B के आने की P-1 पॉसिबिलिटीज है और अगर दोनों 0 हो जाए तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब यहां से अपने को 2P-1 पॉसिबिलिटीज मिल गई। सो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई? दीज आर 2P-1। सो दिस इज योर आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था और एडवांस में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, कुछ भी क्रिटिकलिटी नहीं होती, आपका ब्रेन उस मोमेंट पे कितना काम कर रहा है सारी डिपेंडेंसी इस बात पे होती है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि अगेन फिर से बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचना होगा। हमें 3x3 मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है जिनकी एंट्रीज इस सेट से उठाई जा रही है जिसमें 4 बार 0 रिपीट कर रहा है और 5 टाइम्स 1 रिपीट कर रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? हम ये सोचेंगे कि डायगोनल की एंट्रीज क्या क्या हो सकती है, बिकॉज डायगोनल के ऊपर और नीचे मतलब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में एंट्रीज तो सेम आनी है बिकॉज मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो हमने 2 केसेस ले लिए, यही 2 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। या तो डायगोनल एंट्री 0 0 1 हो जाए तो इनको अरेंज करने के टोटल तरीके हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 3। और जब आप डायगोनल में इन एंट्रीज को पुट अप कर देते हो, जैसे मैंने सपोज 0 0 1 पुट कर दिया, तो डायगोनल के ऊपर जब आप अरेंज करोगे तो नीचे के एलिमेंट्स तो अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे बिकॉज मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो डायगोनल के ऊपर अरेंजमेंट किन किन मेंबर्स का हो सकता है? अब आप देखो, जब आपने 2 जीरोस हटा दिए और एक 1 हटा दिया तो आपके पास में 2 जीरोस और 4 वंस बचे। इसका मतलब 2 वंस और 1 जीरो ऊपर आएगा और 2 वंस और 1 जीरो लोअर ट्रायंगल में आएंगे। तो अब इजीली इन 3 नंबर्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हो? फिर से 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हो एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3। So total number of ways of such kind of matrices are 3 into 3. This is 9. Now we have the another possibility. If we take the diagonal members, all are equal to 1. तो इनको अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा बिकॉज तीनों के तीनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। और जब आप डायगोनल में इन 3 वंस को फिल कर देते हो तो आपके पास में कितने जीरोस और कितने वंस बचते हैं? आपके पास 4 जीरोस और 2 वंस बचते हैं। इसका मतलब अपर ट्रायंगल में पॉसिबिलिटी सिर्फ इन नंबर्स के आने की हो जाती है और जिनका अरेंजमेंट अपन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल फॉर्म में कर सकते हैं। जो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। सो टोटल पॉसिबिलिटीज यहां से मेरे पास कितनी मिल गई? 1 into 3, दैट मीन्स 3 ways. So total such kind of matrices are equal to, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, these are equal to 9 plus 3 and that is equal to 12. तो हम इस तरीके से जेई के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ये भी जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जिसमें आपको दिया हुआ है वी हैव 10 पेयर ऑफ शूज आउटसाइड अ टेंपल एंड अ थीफ केम एंड ही पिक्स 4 शूज एट रैंडम। ओके, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज देयर इज नो पेयर। मतलब कोई चोर आया मंदिर के बाहर और उसने कोई 4 शूज एट रैंडम चूज कर लिए, अंधेरे में चूज किए होंगे तभी वो कोई पेयर नहीं बना रहे। तो इस बात की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी या कितने नंबर ऑफ वेज होंगे कि कोई पेयर डेवलप ना हो? तो बच्चों आपके पास टोटल 10 पेयर्स है। हमने क्या किया, उन 10 पेयर्स में से अप्रोच आप समझना, आपने कोई 4 पेयर सेलेक्ट कर लिए। तो जब आपने 4 पेयर सेलेक्ट किए और फिर क्या किया, 4 पेयर सेलेक्ट करने के बाद आप मेरे अप्रोच को समझना, जो काम हम आंखें बंद करके करते वही चीज आपको करनी है। मतलब हम कोई 4 पेयर शूज करके निकालेंगे और उन हर एक पेयर में से एक एक शूज निकाल लेंगे। तो जब आपने इनमें हर एक पेयर में से एक एक शूज निकाल लिया तो जो 4 शूज अब आपके पास आए हैं, पॉसिबल आउटकम्स आए हैं, ये कोई पेयर नहीं बनाएंगे। तो जो भी काम हमने
किया है उसे मैथमेटिकली लिख लेते हैं। तो 10 पेयर्स का में से 4 पेयर का सिलेक्शन 10C4 तरीके से होगा और इन 1 पेयर का सिलेक्शन 2C1 तरीके से हो रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सो आपके पास आंसर कितना आ गया? दैट इज 10C4 into 2C1 to the power 4। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सोचने का तरीका आपको मिल रहा होगा। इनको हम एज ए ट्री डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी थ्योरी ऑफ नंबर्स का ही काम हो रहा है, हम नंबर सिस्टम बेसिकली यूज कर रहे हैं।